सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। जब से शहबाज हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत मिली है, हर रोज़ एक नई आइनी तरमीम से मुतालिक खबरें और अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। कहीं पर बात हो रही है विफाकी आइनी अदालत कायम करने के हवाले से, तो कोई कबायली इलाकों को दोबारा विफाक के कंट्रोल में देने की खबर दे रहा है। इस्लामाबाद में अब पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हद तक तो तस्दीक कर दी कि मुस्तकबिल करीब में 27वीं आइनी तरमीम लाई जा सकती है। सुनिए उनकी गुफ्तगू। सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है तो आइनी तरमीम जो है वो मुस्तकबिल करीब में जो है उसका कोई इनिशिएटिव लिया जाए। 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत की हिमायत करने वाली जमात JUIFA के मुताबिक शहबाज हुकूमत विफाकी आइनी अदालत के क़याम और कबायली इलाकों की को मादनियात को विफाक के कंट्रोल में लाने के लिए आइनी तरमीम ला रही है। अब इसका कुछ पस मंज़र आपको बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वान की मादनियात पर विफाक के कंट्रोल की बहस उस वक्त शुरू हुई जब बलूचिस्तान असम्बली ने जल्दबाजी में माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से काबीना ने तो इस बिल को मंजूर कर लिया, मगर इमरान खान की मुदाखलत पर सूबाई असम्बली से यह बिल मंजूर न हो सका। इस बिल के तहत एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम की जाएगी जो खुद या विफाक की तजावीज़ के मुताबिक लीज अग्रीमेंट में तब्दीली, फीस रेंट और रॉयल्टीज़ में तब्दीली, साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट में तब्दीली, मादनियात सेक्टर में सामान बैरून मुल्क से दरामद करने पर टैक्स में रियायत और सूबाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली कर सकेगी। इस कानून साजी के तहत अगर कोई गैर मुल्की कंपनी सूबे में मादनियात की लीज़ लेने में दिलचस्पी रखती है तो उसके साथ मुआहिदा फेडरल माइनिंग विंग और मिनरल फैसिलिटेशन अथॉरिटी की तजावीज़ पर किया जाएगा। इस कानून साजी की मुखालफत करने वालों का ये मौक़िफ़ है कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद मादनियात निकालने के इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुके हैं, मगर अब शहबाज हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में तरमीम के ज़रिए अहम इख्तियारात मरकज़ को मुंतकिल करना चाहती है। इसके लिए मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम की जा रही है। और अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज हुकूमत के इरादे हैं जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान एक नए तनाज़े का आगाज़ भी हमें नजर आता है। PTI और ANP ने वज़ीर आज़म की जानिब से जमशुदा कबायली इलाकों के जिरगा सिस्टम में बेहतरी के लिए तश्कील दी गई कमेटी के ऊपर आज बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले को सूबाई मामलात में मुदाखलत करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से रुकने असम्बली मोहम्मद इकबाल खान ने हुकूमती फैसला साजी को माइंस एंड मिनरल बिल से जोड़ दिया। इकबाल खान ने गुफ्तगू की और कहा कि वो सैफरॉन कमेटी के मेंबर हैं, मगर ये मामला वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ और अब ये सारा ड्रामा माइंस एंड मिनरल्स बिल की वजह से रचाया जा रहा है। सुनिए इकबाल खान की गुफ्तगू। मैं मेंबर हूं से प्रांत कमेटी का, वहाँ पे कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई कि यहाँ पे एक कबायली इलाकों के लिए जरगा या उनकी स्टेटस चेंज करने का कोई वफाकी हुकूमत कोई फैसला करे। लिहाजा ये ड्रामे जो किस्से कहानियां हैं ये मिनरल तक रसाई है, लिहाजा इसको हम टोटली मुस्तरद करते हैं और इनकी जो कमेटी है इसका बाइकाट करते हैं। साथ साथ ANP के मरकजी सदर अमल वली खान ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिरगा कमेटी के जिन मेंबरान को पंजाब से लाया गया वो पख्तूनों की रिवायात को समझते हैं। साथ ही उन्होंने शहबाज हुकूमत को यह पैगाम भी दे दिया कि अगर वो फाटा के इंतज़ाम से पीछे हटे तो अवामी नेशनल पार्टी उन लकीरों को तस्लीम नहीं करेगी। आज हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए क्या कानून साजी करने जा रही है और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद में हर तरह की कयासराइयाँ हो रही हैं और हम भी कुछ इम्कानात का ही आपसे जायज़ा लेना चाहेंगे क्योंकि 27वीं तरमीम से आप इनकारी नहीं हैं और अब 2 तिहाई अक्सरियत भी रखते हैं, तो क्या तरमीम लाने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं इन सो मनी वर्ड्स या क्लैरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ, फिल वक़्त बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल हमारे पास ना तो कोई ऐसी प्रपोज़ल है ना कोई ऐसी प्रपोज़ल पे हम काम कर रहे हैं जिसमें कोई 27वीं आइनी तरमीम की भी तरमीम की बात। हाँ, ये मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि खारिज इम्कान नहीं है और इसमें
जब कभी भी ये 27वीं आईनी तरमीम होगी तो बिल्कुल इस पर मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि तमाम तर इत्तेहादी, क्योंकि हुकूमत इत्तेहादियों की है और हाउस के मेंबर्स जो सेनेट और नेशनल असम्बली के अरकान हैं और सियासी जमातें जो वहाँ पे मौजूद हैं, हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं, वो इस पर सोचेंगी। अगर ज़रूरत महसूस की तो फिर उस पर काम भी हो जाएगा और बिल्कुल आउट इन दी ओपन ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है तमाम तर मामला पब्लिक के सामने रखा जाएगा। और ये हाउस की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। ये कह देना कि शायद तरमीम कहीं और से आएगी, पिछली दफ़ा भी ऐसी कोई बातें हुई ना, ऐसा पहली दफ़ा था ना इस दफ़ा कोई ऐसा मामला है। ये तमाम तर मामला अरकान असम्बली ने करना है, अरकान पार्लियामेंट ने करना है और बिल्कुल जब भी होगी तो आपके सामने इंशाल्लाह उसको रखेंगे। लेकिन फिल वक्त ना ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है, ना कोई ऐसा प्रपोजल जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा, ये अब क्योंकि आपसे ही इस बारे में सवाल होता रहेगा और एक हमारे यहाँ रिवायत बन गई है कि चीज़ों पे बहस नहीं होती और वो कानून साजी आपके इस दौर में इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर रहा है कि वो फिर आप करने की कोशिश करते हैं, तो आप नहीं समझते कि अभी से अगर आप हिंट्स दे दें और एक बहस हो जाए इसके ऊपर, वो बाद में शौक होने से बेहतर होगा? कौन सी ऐसी तरमीम या जो ज़ेर बहस कयास आराइयों की हद तक है जो खारिज उस इम्कान नहीं है कानून साजी, जो इम्कान है कि आप कर लें? हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि विफाकी आईनी अदालत कायम करने का तो एक इरादा है जो ओरिजिनल प्लान भी था। देखें, ये बिल्कुल मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि उस वक़्त सेटल किया गया फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बिल्कुल ये बात है। और इस दफ़ा अगर हमारे इत्तेहादियों ने और हुकूमत ने अगर ये समझा कि आईनी अदालत का क़याम होना चाहिए तो तब देखा जाएगा। और वो बिलावल साहब ने खूब कहा था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जब आईनी तरमीम हो चुकी थी, उन्होंने कहा अ रोज़ बाय एनी अदर नेम स्टिल अ रोज़। ये शेक्सपियर की जो है उन्होंने उसको कोट किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़िल वक़्त इवन आईनी अदालत का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ेरे गौर या ज़ेरे बहस नहीं है। अगर इस चीज़ को समझा गया तो बिल्कुल ये ऐवान ला सकता है और एक कसरत राय के साथ एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच हुआ। अगर हाउस की ये फील हुई, हाउस ने समझा कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो बिल्कुल आईनी बेंच के अलावा आईनी अदालत भी बन सकता है। लेकिन फिल वक्त अगैन मैं आपको ये कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ज़ेर गौर या ज़ेर तजवीज़ नहीं है। और पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी बातें हो रही हैं कयास आराइयों की हद तक? तो नहीं, देखिए मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन के हवाले से 1 साल की मुद्दत आप इंक्रीज़ उसको कर सकते हैं। गालबन आर्टिकल 232 है या 234 है, लेकिन वो भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो या कोई ऐसी एक नागहानी एक सूरत हाल हो जाए जिसमें 1 साल की मुद्दत बढ़ सकती है, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पे ही होंगे। कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, ज़ेर बहस नहीं है कि जिसमें इन असम्बलियों की कोई मुद्दत बढ़ाई जाए, क्योंकि आखिरकार एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक जमहूरी निज़ाम में आपको अवाम के पास जाना पड़ता है और हर कई ममालिक में वो 4 साल है, कई ममालिक में 5 साल है। तो हर 5 साल बाद पाकिस्तान में इलेक्शन बिल्कुल होते भी हैं और होने भी चाहिए और ये सियासी जमातों के लिए भी एक बड़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है फॉर देम टू अंडरस्टैंड वेयर दे एक्चुअली स्टैंड। फाटा का जो मर्जर है उसको रिवर्स करने की बात हो रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुखालफत PTI की तरफ से भी की गई, JUI और ANP तीनों एक तरह से हम आवाज़ हो गए आपके खिलाफ और इसको जोड़ा जा रहा है माइंस एंड मिनरल बिल से जो KP असेंबली से भी पास नहीं हुआ। इस हवाले से क्या इरादा रखते हैं आप? एक कमेटी भी बनाई गई है, उस पर मैं दोबारा आपसे बात करती हूँ। इस हवाले से क्या कानून साजी करने जा रहे हैं? देखें, फाटा और जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं वो अब सूबे का हिस्सा हैं और उसमें आपको याद होगा 25वीं आईनी तरमीम हुई थी गालबन 2018 के करीब जब एंड ऑफ आवर टेन्योर एट द टाइम। तो हमने तो बिल्कुल वो एक अच्छा स्टेप था, एक आईनी स्टेप था जो उस वक़्त लिया और स्पेशल स्टेटस को हमने ख़त्म किया और मर्ज किया KP के साथ उस वक़्त। अब यहाँ पे तमाम तर मामलात जो हैं, क्योंकि चहम गोइयाँ चल रही हैं, ख़बरें भी इसी हवाले से आ रही हैं, शायद हुकूमत ऐसा कुछ करने जा रही है, तो मैं लेट मी पुट देम टू रेस्ट। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। कमेटी बिल्कुल ज़रूर बनी है, लेकिन कमेटी इसलिए बनी है कि वहाँ पे आपके लोकल स्टेक होल्डर्स हैं जिनको सूबे की तरफ से बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। वहाँ पे लोकल कस्टम्स हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहाँ पे हाल ही में आपने देखा कुरम एजेंसी में, एंड इट्स नॉट सो
मैनी ईयर्स अगो, अब से कुछ हफ्ते पहले वहाँ पे जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जो सूरत हाल थी, वो आपने बिल्कुल खुद देखी, खुद विटनेस की, नाजरीन ने देखी। तो ये हम तो चाह रहे हैं कि हम असिस्ट करें, और इस तमाम तर मामले पे एक कमेटी बना दी है, तो कमेटी मेरे ख्याल से कोई गैर आईनी गैर कानूनी स्टेप नहीं है। इसी तरह कई और कमेटीज जो हैं वफाक में बनी हैं। कमेटी के ऊपर आज ये एतराज उठा है कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदगान नहीं थे, उसकी जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर बड़े संजीदा सवालात आज उठाए गए हैं पीटीआई की तरफ से। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कमेटी एट एनी टाइम फर्दर मेंबर्स भी को ऑप्ट कर सकती है। कोई इसमें ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। कुछ मेंबर्स को ड्रॉप किया जा सकता है, कुछ मेंबर्स को ऑप्ट इन किया जा सकता है। वहाँ पे 2-4 चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैं रखना ज़रूरी समझता हूँ। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एक सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि काउंटर टेररिज्म के साथ इंटरट्वाइंड है, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो लोकल कस्टम्स हैं, जिरगा सिस्टम जो है, वो तमाम तर मामलात हैं। तो गवर्नेंस के इश्यूज तो रिवाइवल है ना, जिरगा सूबे की जो हुकूमत है उसके जिरगा सिस्टम की बहाली आप, क्योंकि आज ये बैरिस्टर वार्स आपने भी सवाल उठाया, वो कह रहे हैं इस पे मुशावरत तो कम से कम कर लेते हैं, हमारे जो कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अरकान है कम से कम उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, वहां से ताल्लुक रखने वाले लोगों से तो बातचीत की जाए। इस कमेटी के क्या मकासद हैं बैरिस्टर साहब, ये क्या काम करेगी? देखें, बिल्कुल ये एक, मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि गवर्नेंस के जो रिलेटेड इश्यूज हैं वहाँ पे जो मर्ज एरियाज़ के बाद वहाँ पे देखें उनके पास कानून मौजूद है। 2020 का एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन उनके पास मौजूद है, जो कि वो खुद एतराफ़ करते हैं कि वो कोई इतना ज़बरदस्त नहीं है और उसमें इतना फ़ाल नहीं है जिसमें हम मज़ीद बेहतरी जो है उसमें दरकार है, और वो उनके अपने वज़ीर कानून और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है ये बात। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि हम तो सिर्फ एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम किसी पे कोई फ़ैसला थोप नहीं सकते वफाक की तरफ से, ना फेडरल कमेटी की कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। लेजिस्लेशन तो जो भी होनी है वो सूबे के एंड से ही होनी है और सूबे की असेंबली ने करनी है। और अगर नहीं होती, हम तो सिर्फ ये इस तमाम तर मामले के ऊपर जब बैरिस्टर साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ये माइंस एंड मिनरल बिल नहीं पास करती, देखिए अभी तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। रिजर्व सीट्स के बाद मेरे ख्याल से तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनकी पोजीशन अब वाज़े तौर पे देखने की ज़रूरत है, और वहाँ पे अरकान क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या मामला होता है, ये जब वो बिल आएगा तब की बात है कि क्या उस पर मामलात होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी एक सियासी जमात को जो है उस सूबे के मामलात के ऊपर जो सूबे के बेनिफिशियल हों और पूरे पाकिस्तान के लिए अगर बेनिफिट वो उसको पाकिस्तान को करते हैं तो उसको उसमें हाइल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से कई चीज़ें जो हैं वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं और कई चीज़ें जो हैं वो दोनों लिस्टों में आ रही हैं, तो उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। कुछ हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, जिस तरह काउंटर टेररिज्म के ऊपर, और जो एक सिक्योरिटी की तमाम तर सिचुएशन है वहाँ पे उस साइड पे वो आपके सामने है, क्योंकि ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर जो है वो भी एक सूरत हाल को देखना लाजम मलजूम है। तो कम अज़ कम वहाँ पे जो लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस होना ज़रूरी है। और अगर सूबे की इनकॉम्पिटेंस है तो वफाक को बिल्कुल उनको असिस्ट करने के लिए सामने आना चाहिए। ये स्पेसिफिक बिल जिसकी हम बात करें इस पर तो ANP और JUI भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आखिर में एक और बात है जो खबरों की जीनत रही इस पूरा वीकेंड, वो सदर मुमलिकत को हटाने के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने ये खबर दी और आज भी वो अपनी खबर पर कायम है। इस हवाले से क्या कोई बातचीत हो रही है हुकूमत में? देखिए, ना कोई ऐसा प्रपोजल है और ये बिल्कुल एक फेक न्यूज़ है, फॉल्स न्यूज़ है। ना हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात हुई है। पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, हमारा एलाय है। हम बिल्कुल हुकूमत में ना होते उनकी सपोर्ट के बगैर, तो हमारी बिल्कुल इत्तेहादी हैं और हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। हमारे एंड पे ना कोई ऐसा इनिशिएटिव, ना कोई ऐसा प्रपोजल जो है आया है, और ना कोई ऐसे प्रपोजल को या ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने की भी कोई बात हुई है। हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी के खड़े हैं, सदर आसिफ अली जरदारी की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज़ है, फॉल्स न्यूज़ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन तमाम मामलात पे मौक़िफ़ जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानते हैं कि PTI की एहतजाज के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है
और 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद जो मुमकिना कानून साजी के हवाले से, आइनी तरमीम के हवाले से कयास आराइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से PTI का क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तैमूर सलीम जागरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया जागरा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, सब लोग इनफैक्ट यही जानना चाहते हैं कि अब 10 मुहर्रम की तारीख आप लोगों की तरफ से दी गई थी कि उसके बाद कोई ऐलान होगा, क्या कोई स्ट्रेटजी तश्कील पाई है PTI के एहतजाज के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जो आप का नया शो बोल TV पे आया। देखिए, आपने खुद सुना इमरान खान ने जो कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज शुरू होगा और या हमारी एहतजाजी तहरीक रिज्यूम होगी, क्योंकि हमने हर कोशिश ज़रूर की कि हुकूमत को और इस निज़ाम को मौका दे कि वो अगर कोई ऐसे रास्ता निकालना चाहें जिसमें मज़ामत ना शामिल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इंटरेस्ट है। जो अभी तक कोई जो पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी की कोई मीटिंग एहतजाज पे नहीं हुई, ये हमने ज़रूर सुना है कि अली अमीन साहब, सलमान राजा साहब की जो है वो मीटिंग भी हुई है, प्लानिंग भी हुई है, उन्होंने फैमिली को भी बताया है। आई एम श्योर कि बड़ी मुअस्सर जो है वो स्ट्रैटेजी होगी और इंशाल्लाह जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? वैसे अब सब मेरे ख्याल में जब PTI में सब समझ जाए ना कि PTI का लीडर एक ही है, इमरान खान, और जब एक पार्टी में इतना बड़ा लीडर एब्सेंट हो तो चाहे वो फैसला साजी हो या चाहे वो कोई मूवमेंट हो, वो फिर ऐसे मूवमेंट्स जो है वो इकट्ठे होके लीड किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो नतीजा हमें अभी तक नहीं मिला वो मिल जाएगा। अब नॉमिनली कोई भी लीड कर सकता है, जिसको भी खान साहब कह दें वो लीड करेंगे, लेकिन मेरी राय जो है वो ये। अब जो इससे पहले आप कहते हैं ना, जब कोई नतीजा जैसा जो पहले हम हासिल नहीं कर सके, वो बड़े आइडियल सूरत हाल नजर आती थी, एक 1 पेज पे पूरी पार्टी उन एहतजाज के हवाले से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आज एक आइडियल सूरत हाल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। जगरा साहब जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर साहब हैं, CM साहब के मुशीर बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर वो एक दूसरे को नाअहल कह रहे हैं। सो एक दूसरे को जिस हद तक इल्ज़ामात हैं, इसमें मोबिलाइज करना इतना आसान तो नहीं होगा एक कामयाब एहतजाज के लिए। अब सर, जहाँ तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक होता है, उसमें डिफरेंसेस तो हमेशा हो, पहले भी थे, अभी हैं, अभी खुल के सामने आ गए, इसमें कोई शक नहीं। मेरे से जो भी पूछता है, मैं ना कम अज़ कम इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं करूँ भी तो आप मुझे बिलीव तो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बात बिल्कुल एक हकीकत है कि हमें अपने डिफरेंसेस सॉल्व करने का तरीका और अपनी कलेक्टिव फैसला साजी करने का तरीका, ये दोनों इम्प्रूव करना है। ये मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, शर नहीं कर, ठीक है जी। लेकिन जहां तक इमरान खान के कॉज के पीछे खड़ा होना है, तो वो हर कोई निकलेगा और वहां पे हर कोई अपने डिफरेंसेस भूल जाएगा। जो हमारे लिए चैलेंज है वो ये नहीं है कि लोग निकले, वो ये है कि एहतजाज एक टैक्टिक होती है। स्ट्रेटजी में आपका एहतजाज भी होगा, आपका अलायंस भी होगा, आपके और भी जो एफर्ट्स होंगे वो भी होंगे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। क्या हम टैक्टिकल विक्ट्री से एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जो है वो बना सकेंगे? इनके लिए जो है आपको इत्तेहाद और कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, और मैं तो कम से कम अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, बहुत से लोग भी कर रहे हैं। और जब ये कुछ सुनवाई हो रही है जगरा साहब, इत्तेहाद कायम करने के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है, इसकी कुछ सुनवाई है आपकी पार्टी में? बहुत सी सुनवाई है, लेकिन बहुत सा काम भी अभी है। अब एक और बात भी है जगरा साहब, एक और एहतजाज के लिए कहीं, क्योंकि ये सवाल पहले कभी हमने PTI से नहीं किया, आप लोगों के लिए लोगों को निकालना बाहर एहतजाज के लिए इतना मुश्किल नहीं दिखाई देता, एक सपोर्ट इस किस्म की है, एक डाइवर्स किस्म की PTI की। लेकिन अब लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? ये ना हो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले ला के पहाड़ों के रास्ते CM साहब वापस रवाना हो जाएं और वही कारकुनान 26 नवंबर की तरह केसेस भुगतते रहें। अब सर, इनमें कह रहा हूं ना कि टैक्टिक से बढ़ के एक स्ट्रैटेजी, और एक स्ट्रैटेजी जिसमें आपकी सारी जो सीनियर लीडरशिप है वो ऑन बोर्ड। अब ये चैलेंज तो उन्हीं के लिए जिनको जो है वो खान साहब से
मिलने दिया जाता है, मैसेज बाहर लेने दिया जाता है ताकि वहां से वो मैसेज डिफ्यूज हो। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं, ये ना कोई समझे कि इमरान खान के लिए लोग नहीं निकलेंगे। इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। ये एक डिसाइसिव पॉलिटिकल स्ट्रगल, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। ऑब्वियसली उसमें चैलेंजेस हैं, उसमें रियासत ने हर हरबा इस्तेमाल किया है कि जो भी वो तरीके इस्तेमाल कर सके कि इस मूवमेंट को डीमोटिवेट किया जाए, वर्कर्स को डीमोटिवेट किया जाए, पूरी जुडिशल निज़ाम को तब्दील किया है ताकि अपने आप को प्रोटेक्शन दे। हमारा चैलेंज, मैं दोबारा से कहता हूं, अब सिर्फ एहतजाज करना नहीं है, इस सारी रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो एक कंबाइंड एफर्ट। मुमकिन तौर पे वो क्या हो सकता है, क्या मुख्तलिफ हो सकता है माजी के एहतजाज से? अब सर देखिए, वो तो हमारी इंटरनल डिबेट हो जाए ना, फिर हर चीज बाहर कहने की है ना फिर हर चीज बाहर करने की है। लेकिन मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट बात अभी भी है, मैं हमेशा ये कहूंगा, अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल भी है, पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल, कानून हुकूमत को तोड़ना चाहिए, हमें नहीं। लेकिन ये भी याद रखें कि कानून हुकूमत ही तोड़ेगा अपनी नाजायज हुकूमत को कायम रखने के लिए। तो दैट इज द स्केल ऑफ द स्ट्रगल। अब झगड़ा साहब ये फरमाइए कि ये एक अटल फैसला है पीटीआई का कि अब हमें सड़कों पे ही आना है, पार्लियामान में जो सूरत हाल आप लोगों के साथ बन चुकी, या इस दौरान अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता बहाल हो जाता है, जिसकी गाहे बगाहे कोशिशें तो रहती हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी तब्दील हो सकती है? कभी मैं तो शुरू से कहा ना, एहतजाज एक तहरीक की एक कड़ी, एक स्ट्रैंड उसका हो सकता है। एहतजाज वाहिद जो है वो वाहिद स्ट्रैंड एक तहरीक की नहीं हो सकती। तो उसमें हमेशा जो है, हमारा मुल्क है, ठीक है, सब हम पाकिस्तानी हैं, जब भी डायलॉग करना है वो कर, ठीक है। जहां तक आपने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट, इस पे बहुत पूछा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करते हैं। अब देखें, अब पहले तो खान साहब पे जो है वो कुछ इंटेलेक्चुअल वॉइसेस तनकीद करते थे कि देखिए खान साहब को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। तो सियासतदान ने खुद कह दिया, ख्वाजा आसिफ ने खुद कह दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि हुकूमत हाइब्रिड है, सिविल हुकूमत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, आइडियल जमहूरियत नहीं है। तो उसके बाद जो है वो खान साहब ही ठीक पाए ना। लेकिन माई पॉइंट इज, मेरे ख्याल में तो अब सर जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो ओवरऑल हालात हैं, तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, जो सारे इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं, और उसमें मैं सियासतदानों को, एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, इवन मीडिया को मैं शामिल करता हूं कि हमें किसी वक्त बात करनी है कि इस मुल्क पे कौन से रूल्स अप्लाई करने। बात आप अगर कोई जी जो आप की तरफ से, पीटीआई की तरफ से जो बारहा कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट से, तो बात होती है कि ऑन द फेस ऑफ इट कम अज़ कम कोई लिहाज रख लिया जाए सियासी रिवायात का। और ये ख्वाजा साहब के स्टेटमेंट जो हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से है, उस पर भी यही तनकीद हुई कि आप हाइब्रिड निज़ाम की निशानदेही तो करें, लेकिन उस पर फ़ख्र करना और ज़्यादा परेशानी की बात है। अब झगड़ा साहब ने एक और इशू पे आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमशुदा कबायली इलाकों में के जिरगा सिस्टम की बेहतरी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई, उस हवाले से क्या एतराज़ात हैं? और माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से क्या आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्या खदशात हैं पीटीआई को बिलखुसूस? देखिए, कबायली अजला की तो जो वफाकी कमेटी बनी है वो तो फ्रैंकली एक मजाक है। बल्कि कबायली अजला और मेरी तो तजवीज़ सूबाई हुकूमत को कंटिन्यूसली ये रही है कि कबायली अजला के राइट्स पे वफाकी हुकूमत के साथ बड़ा सख्त स्टैंड लिया जाए। देखिए, जब आपने कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया, तो फिर मर्ज कर दिया, फिर सूबे को सपोर्ट करें ना कि वो कबायली अजला के मसले हल करें। फिर जो है वो सैफरॉन मिनिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है, कोई एमएनए की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप आके वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है, उसके साथ फिर चाहिए कि वफाकी नुमाइंदे बैठे ना, ठीक है। मैं असूल की बात करता हूं। इसी तरह आपको पता है कि अभी तक इस साल की मैं बात करता, कबायली अजला के बजट में जब तक एनएफसी अवार्ड नहीं रिफ्रेश हुआ, बाकी वो छोड़ेंगे, उनको 100 अरब रुपए का वादा किया गया था,
और नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत में किया गया था, और उस पे फिर इम्प्लीमेंटेशन जितनी मुश्किल रही है, और बिलखसूस इमरान खान के जाने के बाद तनख्वाहों के पैसे भी कबायली अजला के नहीं आते, और खैबर पख्तूनख्वा के जो जारी अखराजात का कबायली अजला का बजट है 160 अरब, और जो कबायली अजला का ग्रांट है वफाक से 80 अरब, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे तो मेरे ख्याल में बहुत पहले एहतजाज करना चाहिए। ठीक है कि आप जो है बाकी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पैसे लेके कबायली अजला को जो है वो दे रहे हैं। पहले से एक सूबा जो है वो पाकिस्तान के 4 सूबों में, 2 गरीब सूबों में जो है वो ट्रेडिशनली उसका शुमार होता है, और उनको आप कह रहे हैं वो आपके लिए, पूरे मुल्क के लिए, आप सब के लिए वॉर ऑन टेरर का भी सारा ब्रांच जो है वो बर्दाश्त करता है। जब भी आप जो है वो अफगानिस्तान के साथ एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उसका ब्रांड भी वो इस्तेमाल करता है। उनको आपने कहा कि कबायली अजला को नॉर्मलाइज करें, और फिर उसके बाद आप वहां पे तनख्वाहों के पैसे भी नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े इश्यूज हैं, और मेरे ख्याल में अगर वफाक को कोई कमेटी बनानी चाहिए, तो जो ये कबायली अजला के इश्यूज हैं ना, जो सूबे को फंड नहीं किया जा रहा, इस पे कमेटी बनाए और हल करे। मतलब कबायली अजला की अथॉरिटी लेने की कोशिश करना इनडायरेक्टली, ये तो एक क्राइसिस रिडन पाकिस्तान में एक नए क्राइसिस बनाने के बराबर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली तौर पे मौक़िफ़ पेश करे। फाटा का इंज़माम और ये FCR का ख़ात्मा, यही नून लीग इसका बहुत इस पर दाद भी वसूल करती रही, लेकिन अब अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला किया जाएगा तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा और बहुत मुतनाज़ होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कराची में एक बड़ा अंदोनाक हादसा पेश आया इमारत गिरने से। क्या एक सिंध के अंदर, कराची में बिलखुसूस एक किसकी पिछले कुछ अरसे के वाक़यात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बात करते हैं कराची के इलाके लियारी में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत की वजह से खस्ता हाल इमारत गिरने से कई खानदानों के 27 अफराद जाँ बहक हो गए। इस सानहे के बाद सिंध हुकूमत मुतहरिक हुई और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतल्लिका अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। अब कराची की इमारतों से मुतल्लिक होशरुबा तफसीलात भी सामने आ रही हैं। आज वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बताया कि कराची में 588 और पूरे सिंध में 746 ऐसी इमारतें हैं जो ख़तरनाक करार दी गई हैं। 51 इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया गया है। लियारी में जो इमारत गिरी उसे 2022 के एक सर्वे में मखदूश करार दिया गया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। उस वक्त जो अमला तैनात था उसका भी अब तक जाएगा और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद मुलविस अफराद के खिलाफ FIR होगी। सुनिए वज़ीर बल्दियात ने क्या गुफ्तगू की। को रिमूव कर दिया गया है। कराची में तो ये 588 इमारतें हैं, लेकिन इन 588 इमारतों को शामिल करके पूरे सूबे सिंध में कोई 740 के करीब जो है इमारतें हैं जिनको डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराम करेगी। कहीं DG की तरफ से भी कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस साबित हुई या सामने आई तो इस FIR में जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब मामला यह है कि कराची में ये इस नौयत का पहला सानहा नहीं है। सिर्फ चंद बड़े वाक़यात आपके सामने रखते हैं। 2011 में लियारी में एक इमारत गिरने से 33 जानों का ज़िया हुआ। मार्च 2020 में कराची के इलाके गुलबहार में एक इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हो गए। सितंबर 2020 में लियारी ही में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद की अमवात हुई। अब एक तरफ सिंध हुकूमत जिम्मेदारान का तयन कर रही है तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल अपनी ही हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कहा कि ये हमारा सबसे करप्ट इदारा है। बल्दियात के वजीर तो सईद गनी साहब हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि क्या उनसे इस्तीफे का मुतालबा करें। सुनिए नबील गबोल ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की इस मामले पर। 122 बिल्डिंग सिर्फ लियारी में है जो गिरने वाला है। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है। भाई मैं सईद गनी को बोलूंगा आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का?
अब वज़ीर आला की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या इस रिपोर्ट में मुजरिमाना गफलत बरतने वालों की निशानदही होगी, या क्या सिर्फ अफसरान ही के खिलाफ कार्रवाई होगी, या कोई हुकूमती अहदेदार के खिलाफ भी इस हवाले से कार्रवाई सिंध हुकूमत कर सकती है? तमाम मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबूल साहब। बहुत शुक्रिया गबूल साहब आपके वक्त के लिए। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है, ये बिल्डिंग्स जो सिंध में बिलखुसूस कराची में थी, ये एक टिकिंग बॉम्ब तस्वुर की जा रही थी कि किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती हैं। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत नाकाम रही इनको बर वक्त कार्रवाई करके इनको मुनहदिम करने की, और लोगों की जानें, जो कि पिछले चंद साल का एक रिकॉर्ड हमने सामने रखा है, बहुत सारी जानों का ज़िया हो चुका है इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा आपका सवाल है और आपके चैनल की तवज्जो से मैं थोड़ी अवामी अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहूँगा। ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये हमारे बिल्कुल एक रिपोर्ट हमने तश्कील की थी और इन बिल्डिंग के रिहायशियों को हमने नोटिस भी इशू किया था कि आपकी जो बिल्डिंग है वो नाकाबिल रिहाइश है, इसको फौरी तौर पर खाली करना चाहिए। और हमारी टीम्स भी गई थी वक्तन फ़वक्तन इन बिल्डिंग्स को खाली कराने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसके बिल्डिंग के रहायशी होते हैं सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वही शो करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बिल्डिंग को नहीं, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बहुत सारे कई नस्लों से, कई दिहाइयों से वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी उनका होता है। कैसी रेजिस्टेंस होती है जिसका हुकूमत तमाम अपनी इंतजामिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकती? मेरे पास वीडियोज़ है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पूरी गलियाँ आके पथराव शुरू कर देती हैं SBCA के हमले के ऊपर, पुलिस के हमले के ऊपर। तो इस तरह की रेजिस्टेंस हमें सामना करना पड़ता है। और जो वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदगान है, चाहे मेरे वालिद साहब हो, MNA हो, तो उनके पास भी लोग आके फिर शदीद प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। हालांकि हम उनको समझाते हैं कि आपकी बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं कि जो आपकी बिल्डिंग है वो किसी भी वक्त भी गिर सकती है, बट वो आगे से कहते हैं कि जब तक हमें इससे बेहतर कोई जगह नहीं दे, कहीं और मुंतकिल ना करें, तो हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इस मसले को हंगामी बुनियादों पर रिजॉल्व करने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया? इतने साल गुजरे, कराची में एक आम बात है, हर साथ मौजूद बिल्डिंग के हवाले से कहा जाता है किसी भी वक्त ये गिर सकती है। सो क्यों अवेयरनेस कैंपेन सिंध हुकूमत ने क्या चलाई? देखिए 22 बिल्डिंग तो सिर्फ लियारी मेरे हल्के में ऐसी है जो बिल्कुल इमरजेंसी डिक्लेयर करके उसको अब 16 को हमने खाली करवा दिया है। मज़ीद 6 ऐसी बिल्डिंग है जिसको हम खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, बट आवाम जो है वो नहीं निकलना चाह रही। वो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई बेहतर जगह दो, तभी हम यहाँ से शिफ्ट होंगे। हम उनको अल्टरनेटिव्स देते हैं। जो भी गवर्नमेंट खाली बिल्डिंग्स हैं लियारी के इलाके में या अतराफ़ में, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो हम उनको फ़िलहाल वहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर भी ऑफ़र कर रहे हैं, बट दे डू नॉट वांट टू मूव। अब मैं आपको एग्जांपल, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी उनको दिया जाता है, तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी शख्स खा वो मखदूश और जिस किस्म के हमारे यहाँ मुआशी हालात लोगों के हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वो घर उसके बाद वो बेघर हो जाए? जी देखिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक तो यही है कि जो बिल्डर जिस इस गफलत में मुलविस होता है उसको फिर आप पाबंद करें कि उस जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको मिसमार करके फिर नई तर्ज से बिल्डिंग बनाए जो कि फ़िट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस हों। बट उसमें जाहिर सी बात है टाइम लगता है, 1 साल 2 साल लग सकते हैं उसमें। बट खैर अब ये जो सानिया है, इसके बाद जो आज CM साहब ने मीटिंग की थी उसमें ये ऑप्शन भी डिस्कस हुआ है कि जैसे हम फ्लड इफेक्टीज़ के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हाउसिंग इनिशिएटिव है, तो उसके अंदर इन लोगों के लिए भी हम इंक्लूड करने जा रहे हैं कोई लॉन्ग टर्म हाउसिंग की फैसिलिटीज़। लॉन्ग टर्म, लेकिन अब ये जब आप ये दलील देते हैं कि लोग नहीं सुनते और लोगों को कहा हुआ था, ये बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया, फ्लड में एक फैमिली को बहा ले गया, वहाँ भी कहा गया कि अलर्ट्स हमने जारी किए थे। फिर सवाल यही उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अब आज नबील गबूल साहब उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। अब इसी अथॉरिटी के अंडर क्या कोई कार्रवाई हो सकेगी और लोग कैसे उसके ऊपर एतमाद करेंगे? इसी वजह से आज ही DG SBCA को फारिग कर दिया गया है। नए DG SBCA जिनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, जो कि CM साहब की इंस्पेक्शन टीम को हेड कर रहे थे, उनको अब तयन किया गया है। और दूसरी जो कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग, उसको कमिश्नर साहब ही हेड करेंगे। तो ये एक एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन होगी, ये SBCA इंटरनली नहीं करेगा। अगर इंटरनली कर रहा होता तो शायद हमें खदशा होता कि अपने पुराने DG को शायद ये हो सकता है बचाने की कोशिश करे, बट द कमिश्नर ऑफ कराची विल हेड इट एंड CM साहब विल मॉनिटर दिस कमेटी हिमसेल्फ पर्सनली। और इसमें अगर DG भी मुलविस, साहब का DG भी मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगी, बिकॉज 27 लोगों की अमवात हुई है। ये मर्डर केस बनने जा रहा है। इस FIR में मर्डर केस, इकदाम कत्ल की आप कहते हैं दफात लगेंगी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज 27 लोगों की जो जान गई है तो उनके लवाहिकीन को जवाब तो हमने देना है ना। ये एक जान भी अगर जाए तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा एक गिल्ट फैक्टर होता है और गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट हर रिहायशी जो सिंध में रहता है उसकी खैर ख्वाह की जिम्मेदारी उठाती है पूरी तरह तो से। आज आप कहते हैं कि ये जो गफलत हुई, नाकामी हुई, उसके ऊपर सिंध हुकूमत मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है?
at the end of the day the buck stops with the government. Government takes ownership. Government is not backing off. Government उनको justice भी दिलाएगी. For example अभी तो 10 लाख बहुत एक छोटा रकम है, जान की तो कोई रकम नहीं है ना, जान के लिए तो आप 10 अरब भी दे दें तो वो भी काफ़ी नहीं होता है, बट गवर्नमेंट ने एक जेस्चर के तौर पे इनिशियली ये 10 लाख फी पर्सन अनाउंस किया है, बट आने वाले दिनों में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आएगी कि जो इनकी लवाहिकीन है उनके लिए फाइनेंशियल एंड फिजिकल असिस्टेंस भी उनको फराम करेगी। So ये आप बता रहे हैं कि जिनकी अमवात हुई उनके हवाले से, अब क्योंकि जब आप बताते हैं कम से कम लियारी में 16 बिल्डिंग्स हैं जिनको खाली करवाया जाएगा, तो वो सारे लोग जो बेघर होंगे उनके लिए कोई प्लान अभी से सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है? जी, इनिशियली तो उनको जो लियारी के अंदर ही जो स्कूल्स हैं, दीगर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, फैसिलिटीज़ है, वहीं पे उनको टेम्प्रेरी शेल्टर दिया जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट कमिंग डेज सीएम साहब एंड द कैबिनेट विल डिसाइड ऑन अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर देम। आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ द SPHF के जो हम घर बना रहे हैं ऑल ओवर सिंध, तो उसके तर्ज अमल पे ही कोई इनको घर प्रॉब्लम उसमें तो फिर वक्त लगेगा। इस टेम्प्रेरी बेसिस को जो स्कूलों में या सरकारी बिल्डिंग्स में आप कहते हैं, उसको हम कितने दिन तस्वुर करें? आई थिंक एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा कि उनको वहाँ पे हम टेम्प्रेरी शेल्टर, ताकि उनको खुले आसमान के तले अपने बच्चों के साथ कहीं नहीं या किसी दोस्त या रिश्तेदार से एहसान नहीं मांगना पड़े, तो फिलहाल गवर्नमेंट उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। बहुत शुक्रिया। नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिंध हुकूमत के तर्जुमान और उनका मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि माजी की तरह सिर्फ बयानात नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदारी भी उठाएगी मुकम्मल तौर पे, और आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए उस हवाले से इक़दाम भी करेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।